Today we are going to discuss relation between the angular velocity and linear velocity. Angular velocity is represented by omega and linear velocity is represented by v. Okay? लास्ट डेट पे मैंने कुछ चीजों को आप लोगों को बता रखा था, लाइक del theta means change in the angular displacement is equal to del s upon r. Del s is the linear path, मीन जो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उसका जो आर्क है वो है del s और r उसका रेडियस है. ठीक है, तो एक चीज तो हम लोगों ने ये देखा था. सेकेंड थिंग, ओमेगा इक्वल टू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी. और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या था? ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. ठीक है, साथ ही साथ फॉर वन कंप्लीट रोटेशन इफ द बॉडी इज मूविंग ऑन विद द यूनिफॉर्म स्पीड, then the average angular velocity will be 2 pi by t or 2 pi n. N is the frequency, 1 by t is called frequency, so we can write 2 pi n. इतने फॉर्मूलाज हम लोगों ने लास्ट डेट पे देख लिया था. ठीक है, चलिए तो अब इन फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग आगे बढ़ा जाएं. Now we have to find the relation between omega and v. ठीक है, चलिए तो पहले ओमेगा और v को कनेक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास? ओमेगा और v को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है del s. We know that del theta is equal to del s upon t. ओके, अगर हम डेल थीटा को डेल टी से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा? ओमेगा बन जाएगा, है ना. डिवाइडिंग बोथ साइड, टी नहीं आर होगा, डेल एस बाई आर. डिवाइडिंग बोथ साइड by del t, then del theta by del t equal to del s upon del t into 1 by r. Right? Now if time is very small, del t tends to 0. अगर टाइम बहुत छोटा होता है तो उस केस में हम लोग कैसे लिखते हैं? लिमिट del t tends to 0 del theta by del t इक्वल टू 1 बाई आर. आर कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर रहेगा. लिमिट del t tends to 0 del s upon del r, सॉरी del t है. Okay, this term is called the instantaneous angular velocity, right? So this is omega 1 by r and this term is instantaneous del s by del t, change in the distance with respect to time. This is called the linear velocity. So into v, so we can write omega is equal to v by r.
over or V is equal to omega r. Okay, and in vector form we can write, and in vector form देखो v भी वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है, और r भी वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो यहां आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्ट वेक्टर ये तभी होगा जब दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा. यानी कि v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस r. मैं फिर से मेंशन कर दूं कि आप लोग r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है. इसके बारे में आप जानते हैं, तो ऑर्डर आप याद रखेंगे, v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. ओके, इसको अपोजिट करके मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा. ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं और इसका डेरिवेशन हम लोग आज करेंगे. ठीक है, fine. Suppose this is a position A, B, C, D, and there's a particle P which is initially at A, initially at B, and it is moving on the circular path with uniform speed. Okay, so when a particle is moving on circular path with uniform speed, then its direction is continuously changes. Like on the point B, the direction will be along the tangent, or on the point C, direction will be along the tangent, and similarly for D, and similarly for A. You can see at all the points the direction of the motion is changing, and if the direction of motion is changing, it means the velocity also changes. जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन. अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन चूंकि वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसका डायरेक्शन लगातार बदलता रहेगा. ठीक है, और जब डायरेक्शन लगातार बदलता रहेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी भी बदल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है और चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो एक तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा और एक डायरेक्शन हो जाएगा. अगर दोनों में से कोई एक भी बदल जाएगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी. ठीक है, तो इस सिचुएशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है. और हम जानते हैं कि जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो है एक्सेलरेशन. ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैन नॉट बी चेंज. इसका मतलब है कि यहां पर भी एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, so it is called the centripetal acceleration. Okay, so we can write the definition: when a particle performs a uniform circular motion, when a particle performs
uniform circular motion its direction changes continuously. And hence there's an acceleration. The direction of this acceleration is always towards the center. The direction of this acceleration is always towards the center. Called centripetal acceleration. Okay, so it is very simple to understand. Again, remind this, we are studying the uniform circular motion. In the uniform circular motion, body will move with the constant speed, but it is an accelerated motion because the direction of motion is changing continuously. अब आज तो डेरिवेशन मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन कर लेंगे। जो डेरिवेशन का रिजल्ट क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ आज। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू होती है ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और ये भी हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। वही आज वी और ओमेगा जो रिलेशन आप यूज करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा। और डायरेक्शन तो आपको मालूम है कि हमेशा सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट डेट पे करेंगे, ठीक।